मित्रों, हमने पार्ट 1 में ऑटिज्म के बारे में हमने बताया था। ऑटिज्म ऐसे बच्चों के होने वाली बीमारी है। इसमें स्पेक्ट्रम जो हमारे ब्रेन की अलग अलग अवस्था है, इसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी हो जाता है, बच्चों में जो न्यूरोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, उसका डेवलपमेंट एज के मुताबिक नहीं होता है, तो बच्चों में बहुत सारी दिक्कत आती है। साथ में पेरेंट्स को भी उसको साथ फेस करना पड़ता है लाइफ में। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने आगे भी बताया था। तो आपको इसके लिए ज़रूर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसका क्या सिम्टम्स होता है? तो ऐसे तो ये बच्चों 18 से 30 मंथ तक तो मालूम नहीं पड़ता है, पर जैसे ये उम्र में जब बच्चे आते हैं तो सब जब बच्चे को हम बात करते हैं तो ये हमारा एक तो आई कॉन्टैक्ट नहीं करता है, आंखों में आंख, बच्चे बुलाते हैं तो आंखों में आंख करके बात नहीं करता है। दूसरा, इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, ये मम्मी कौन है, पापा कौन है। 30 महीने का बच्चा होता है, 3 साल का बच्चा होता है तो रिकॉग्नाइज करता है, पर ये बच्चा रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तीसरा, ये रेस्टलेसनेस होता है, एक जगह बैठता है, चलता है, बैठता है, उसको बोला तो सारा दिन ये मूवमेंट ही करता है। चौथा, इज़ नॉट इंटरेस्ट इन लर्निंग, कुछ भी मदर बात करता है तो ये लर्न में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, इसे इंटरेस्ट नहीं लेता है। पांचवा कारण, कई बार कोई आवाज़ आता है तो ये भड़क जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, तो ये भी एक ऑटिज्म का सिम्टम होता है। कई बार लाइट से भी ये ओवर सेंसिटिव हो जाता है, इसके साथ लाइट फेंको तो ये तुरंत एक्साइटिंग कर सकता है, इसके उसको कुछ टच करो तो भी ये एक्साइटिंग करता है। कई बार ज़्यादातर ये गुस्सा ही करता है, और एक गुस्से में उसको जो कुछ वस्तु चाहिए और नहीं मिला तो फेंक भी देता है। कई बार आपके पास कोई मोबाइल हो और मोबाइल नहीं दिया तो ये पानी में भी फेंक सकता है, बारी बार भी फेंक सकता है, तो ऐसे ये कंडीशन होता है। एक ना एक बात रिपीट करता है, उसको बोलो कि कैसे हो बेटा, तो वो बोला सामने से कैसे हो बेटा, ऐसा नहीं बोलेगा अच्छा है, पहले कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। आपको बोलो, आप बोलो कि वो चीज़ लेके आओ तो वो बोलेगा वो चीज़ लेके आओ, ये सेम टू सेम रिपीट करता है, तो रिपीटेशंस होता है। ये कोऑर्डिनेट नहीं करता है, ये तो ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। आप उसको बोलो कि लेके आओ तो उसको समझ नहीं आता है कि क्या लेके आना। ये दूसरे बच्चों के साथ मिक्स नहीं होता है, ये उनकी ही दुनिया में रहता है सारा दिन, और अकेला खेलता है, अकेला ऐसे देखते रहता है, घूमता घूमता रहता है, दूसरे बच्चे के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, फ्रेंडशिप नहीं कर सकता। ये बच्चे जो होते हैं उसको मालूम नहीं होता है कब खाना, कब पीना, क्या टॉयलेटरी है, कब स्नान करना, या कैसे आपको उसको ट्रेन करना चाहिए। तो यही प्रॉब्लम ईश्वर ने उसको थोड़ा कम दिया है। तो इसमें ये बच्चे को कई बार, जो हमारे अभी तो लोगों को ऑटिज्म के बारे में सिटी में जो लोग रहते हैं और छोटे सिटी में रहते हैं तो उनको तो मालूम है, परंतु सबसे छोटे ये जो गांव के एरिया में अभी भी ये बच्चे को मैड बोलते हैं, या बच्चा दे तो गाढ़ा है, या उसको कोई देवी दुआ की कुछ उसको नज़र लग गई है। पर ये ऐसा नहीं है, ये बच्चे ऐसे तो ये हेल्दी बच्चे होते हैं, पर ईश्वर ने उसको ब्रेन में ग्रहण शक्ति और या ब्रेन का डेवलपमेंट दूसरे बच्चों से कम दिया है। पर ये ऐसे कोई बच्चे ऐसे नहीं होते, ये भी हमारे समाज के एक अंग है, हमारा खून का एक अंग है। और जो भी बच्चा जिन फैमिली को हुआ है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये बच्चे कई बार प्रीशियस चाइल्ड भी होता है, हमने आगे भी एक एग्जाम्पल दिया है आपको। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो दुनिया में नाम रोशन करते हैं, तो ऐसे बच्चों की जो पेरेंट्स होते हैं, इसमें भी ईश्वर ने बहुत मेंटली एंड फिजिकली ऐसे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना एक शक्ति दिया है। तो आपको भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस उसका ख्याल करते रहो, उसको एजुकेटेड करते रहो, तो ये भी बच्चा अच्छा रहेगा और आपकी भी लाइफ पर अच्छा रहेगा। टेक लाइटली, इसमें कोई टेंशन डिप्रेशन की कोई बात नहीं है। बच्चा हमारा है, हमारा खून है, तो हमको ही इसको पालन पोषण करना पड़ेगा। तो इसी तरह ये बच्चों में आप ज़्यादातर सिम्टम आप देख सकते हैं। तो इसको डायग्नोसिस तो कोई अभी तक कोई ऐसी प्रणाली नहीं है खून में के कोई ऐसे, पर आप क्रोमोसोमल स्टडी करते हैं तो इसमें एक्स जो क्रोमोसोम फ्रेजाइल बताता है, तो ऐसे बच्चों में कई बार
ऑटिज्म होने की संभावना रहती है। तो ऐसे बच्चे को आप क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं? तो उसको एक तो स्पीच थेरापिस्ट के पास ले जाइए, स्पीच कुछ वर्ड बुलाइए ऐसे तरह से, तो स्पीच थेरापी उसको वर्डिंग बोलेगा तो वो भी बोलेगा, ट्रेन धीरे धीरे होएगा। देखो ये दूसरे बच्चों 100% अच्छा है, हमारा बच्चा 20% ही अच्छा है, तो 50% भी अच्छा हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। पर आप कर सकते हैं 100%, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसके साथ थोड़ा धीरज से काम करना पड़ेगा, थोड़ा रेशनल काम करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा जेंटली काम करना पड़ेगा। पर जितना छोटा बच्चा है आप जितना ट्रेन करोगे इतना वो झड़प से ट्रेन हो सकता है और ये नॉर्मल भी हो सकता है। दूसरा, उसको बिहेवियर थेरापिस्ट होते हैं हमारे सोसाइटी में, उसके पास ले जाइए। तीसरा है, उसको फिजियोथेरापिस्ट भी आप कराइए। बाकी का जो पार्ट है वो पेरेंट्स को और फैमिली को करने का है। ज़्यादातर ऑटिज्म बच्चे में ऐसा बताया है कि जब आप फैमिली में रहते हो, दादा दादी, माँ, भाई, फुआ, काका काकी के साथ रहते, ये बच्चा झड़प से अच्छा हो जाता है, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो ममता है, उनका जो ब्रेन है, वो हमारे पेरेंट्स अच्छी तरह उसको निहार सकते हैं। तो उसको कैसे ट्रीट करना दादा दादी अच्छी तरह जानते हैं, तो उनके पास ले जाइए, उनके पास बिठाइए, तो वो कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे ममता से उसके साथ बात करते हैं, इसी तरह आप भी ट्रीट कीजिए। दूसरी बार उसको हमारी ओन लैंग्वेज में बात करिए। हम सपोज गुजराती है, हम इंडियन से हिंदी बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेज में, तो ऐसे उसको मदर टंग के साथ बात कीजिए। एक ऐसी लैंग्वेज है जो उसको आप बुलाते हैं वो तो बॉडी में ऑक्सीजनेशन प्रक्रिया बढ़ती है, तो ये संस्कृत भाषा है। तो संस्कृत भाषा में आप उसको कुछ छोटे पोएम बुलाइए, या भगवान की कोई प्रार्थना बुलाइए, या गायत्री मंत्र बुलाइए, या आप में भी कोई संस्कृत में कुछ बोल सकते हैं तो उसको बुलाइए। तो संस्कृत वर्ड हमारे क्या होता है, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रेकिया एंड हमारा जो उदोदर पटल्स है उसमें एक ट्विस्टिंग आता है, तो ब्रेन में जो ट्विस्टिंग और इसकी ट्विस्टिंग को बहुत काम करना पड़ता है, तो हमारा शरीर और ब्रेन में ऑक्सीजनेशन बढ़ता है। तो ऐसे कोई पोएम हो सकता है, हमारी जो पुरानी पोएम्स होते हैं, तो बच्चों को ऐसे पोएम बुलाइए तो भी ये बच्चा झड़प से अच्छा हो जाता है। आप ये बच्चों को आप चित्र की भाषा समझाइए। सपोज आपको उसको प्लेन दिखाने का है तो पहले चित्र में प्लेन दिखाइए, बाद में फिजिकली प्लेन दिखाइए। दूसरा, उसको ट्रेन दिखाइए पिक्चर में कि दिशा ट्रेन, जब ट्रेन जाती है तब ट्रेन दिखाइए, क्योंकि ये सब बच्चा सबकॉन्शियसली एक्टिव है, कॉन्शियसली एक्टिव नहीं है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारा चित्र की भाषा समझता है, तो उसको चित्र की भाषा, ड्राइंग की भाषा समझाइए, उसको कलरिंग की भाषा समझाइए, उसको कलरिंग कराइए, उसको मैचिंग कराइए, उसको 1 to 10 की गिनती गिनाइए, भले धीरे धीरे गिनाइए। आपका बच्चा 20% से 60% लाने की जवाबदारी माँ बाप की होती है और वही ही कर सकते हैं। थेरापिस्ट तो प्रोफेशनल होते हैं, ये लोग पैसा लेके आपको सिखाएगा, पर आपकी मेहनत तो आपको करने का है। एक माँ ही कर सकती है। मैंने आगे भी बताया आपको, जो स्विमर हमारे का मैंने एग्जाम्पल दिया था, उसकी माँ ने ही उसको दुनिया में नाम रोशन किया है। और अभी उसकी जो माँ है माइकल फ्लैप की, ये सारी दुनिया में ऑटिज्म चाइल्ड को हाउ टू डेवलप, इसका बड़ा बड़ा लेक्चर्स वो करती है, दुनिया को एजुकेट करती है। तो माँ ही कर सकती है, माँ को एजुकेशन करने का है। भले आप पढ़े लिखे नहीं है, पर आप बच्चे को परवरिश तो कर सकते हैं, दादा दादी ही कर सकते हैं। ऐसे बच्चे को रेशनल अप्रोच रखिए, कोई फोर्सफुली दबाव मत कीजिए। साथ में ऐसे बच्चे को थोड़ा मैं आयुर्वेदिक की दवा का भी बताता हूँ। एक तो ब्राह्मी, शंखपुष्पवती और शतावरी, ये पाउडर लाने का है। ब्राह्मी, शंखपुष्पवती एंड शतावरी, ये आयुर्वेदिक शॉप में मिलता है। उसको सब मिक्स कर देने का है। इसमें 1/4
चम्मच 200 ml दूध में शक्कर के साथ गर्म करने का है, थोड़ा गर्म हो जाए ठंडा करके बच्चे को पिलाइए। ये जो ब्रेन टॉनिक है आयुर्वेदिक में माना गया और वर्षों से माना गया और सालों से हमारा एंशिएंट जो वैद्य थे उसको ब्रेन टॉनिक के मुताबिक दिया जाता है, क्योंकि ये जो हर्ब से हमारा जो ब्रेन में ऑक्सीजनेशन तो बढ़ाता है पर ब्रेन को जो न्यूरोप्लास्टिसिटी हो गया है, ब्रेन में जो सेल्स होता है वीक पड़ गए हैं तो उसको एक्टिव करते हैं, एनालिसिस कराते हैं। ये आप दिया करो 1 से 3 साल तक, बच्चों में उसका बहुत अच्छा प्रभाव है और मैंने भी देखा है। और मैंने जब मेरे पास पेशेंट आता है तो मैं अभी उसको सलाह करता हूँ कि आप ये फूड दो, साथ में होम्योपैथिक दवा लो। दूसरा है मामरो बादाम आता है। बादाम में 2 क्वालिटी आता है, एक मामरो बादाम होता है, ये छोटी बादाम होता है, उसको घस से इसमें कॉपर ज़्यादा होता है तो एक कॉपर हमारे जो ब्रेन नर्वस सेल को टॉनिसिटी देता है, ब्रेन फंक्शन एक्टिव होता है। इसमें विटामिन ई ज़्यादा होता है तो इसमें ब्रेन में जो डेवलपमेंट एज मुताबिक होना चाहिए वो नहीं होता है, वो उसको पुशअप करता है। साथ में ऐसे बच्चे को सुबह शाम 30 ml पत्ते वाली सब्जी को रस दो, कोई भी है, मेथी, पालक, जो भी सीजनल पत्ते वाली सब्जी है उसको बार-बार वॉश करके उसको पिलाइए। ऐसे बच्चे को सुबह में 20 मिनट सुबह का जो सनलाइट है इसमें बिठाइए। ऐसे बच्चों को आप ओमकार कराइए। ओमकार से भी ब्रेन में, फेफड़े में, बॉडी में ऑक्सीजन बढ़ता है तो इससे भी हमारा न्यूरो में एक जात का वाइब्रेशंस होता है और वाइब्रेशन से भी हमारा शरीर में एक बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट होता है। तो छोटे बच्चे में तो ऑटिज्म में तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है तो उसको भी हील करता है, उसको नेचुरल हील करता है। ऐसे बच्चे को ग्लूटेन फ्री फूड देने का है जिसमें शुगर कम हो, कार्ब्स कम हो। ऐसे फूड ग्लूटेन फ्री आप सर्च करो तो बहुत सारे ग्लूटेन फ्री फूड मिलेगा, जैसे गेहूँ अवॉइड करो, ब्रेड अवॉइड करो, पास्ता अवॉइड करो, मैदा सब कुछ, पर उसको बाजरा है या रागी है या ज्वार है ये दे सकते हैं। मिल्क में भी क्रीम उतार के मिल्क दो, कैल्शियम मिलेगा बच्चों को। शुगर कम दीजिए और साथ में आप योगा कीजिए, मसाज मत कीजिए, योगा कराइए बच्चे को। थोड़ा छोटा बच्चा तो आप उसको ऐसे तरह उसको थोड़ा थोड़ा योगा कराइए। मालिश करने का नहीं है, कहीं जगह भी मालिश नहीं करो। साथ में आप होम्योपैथिक दवा 1 से 3 साल या ज़्यादा करते हैं तो ऐसे बच्चे ये नॉर्मल हो सकते हैं। इसमें मैं आपको दवा होती है, मैं आपको सजेशन करता हूँ। टैरेंटुला है, आर्निका है, जेल्सेमियम, क्यूप्रम मेटालिकम, लैचेसिस, नेट्रम्यूर, इग्नेशिया, कालीफॉस, ये जो दवा है वो ब्रेन को विकास करती है और इसके साथ इंटरकरेंट नोजोड भी लेना पड़ता है, परंतु उसकी अलग अलग अवस्था होती है। तो होम्योपैथी क्या होता है, पेशेंट का सिम्टम पर डिपेंड करता है। कई बार बच्चा ज़्यादा रिपीट करता है तो इसमें क्यूप्रम मैट भी दे सकते हैं। कई बार बच्चा रेस्टलेसनेस होता है तो हम आर्सेनिकाल ज़्यादा देते हैं। कई बार बच्चा इरिलेवेंट टॉक करता है तो हम इग्नेशिया या कई बार हम हायोसाइमस या स्ट्रेमोनिया भी दवा देते हैं। कई बार बच्चा बहुत गुस्सा करता है तो हम कैलकेरेकाप के साथ बेलाडोना या कालीफॉस भी देते हैं। तो ऐसे ऐसे अलग अलग सिम्टम अलग अलग पेशेंट में अलग अलग एज ग्रुप में ज़्यादा माना गया है। तो ऐसे बच्चों में कौन से सिम्टम्स है ये तो नक्की होम्योपैथ फिजिशियन ही कर सकते हैं। जिन लोगों को बहुत सारे एक्सपीरियंस हो उनके पास जाके आप ट्रीटमेंट लीजिए और ज़रूर लीजिए। होम्योपैथिक में मास्टर ब्लास्टर मेडिसिन है, थोड़ा धीरज रखिए। जो हमने 2 पार्ट में बताया है आप एजुकेट करके आपके एरिया में या आपकी सोसाइटी में ऐसे थेरापिस्ट के साथ आप इंटरेक्ट हो जाइए। थोड़ा एक्सपेंस तो होएगा पर बच्चा की क्वालिटी भी सुधरेगा, आपकी लाइफ के लिए एक बोझ भी हल्का हो जाएगा। ये बच्चा भी हमारा समाज का ये अंग है, उसको भी हमारा यही समाज में रहने का हक है। हमारे समाज में ऐसे बच्चों को कोई
गवर्नमेंट कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है ज़्यादातर। अब फॉरेन कंट्री में आप देखिए तो ऑटिज़म के लिए बहुत सारे सपोर्ट होती है, बहुत सारे क्लिनिक होते हैं जहाँ फ्री एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। पर हमारे इतने बड़े पॉपुलेशन में सब कुछ गवर्नमेंट नहीं कर पाती है, तो हम खुद भी कर सकते हैं। हमारा बच्चा है तो हमको ही करने का है। साथ में ऐसे बच्चों में जैसे सीपी चाइल्ड है, जो एटेक्सिया चाइल्ड है, और जिन बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इसमें होम्योपैथिक इज़ अ वर्क वेल। तो आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और होम्योपैथिक भले धीरज है पर कुछ ना कुछ आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको होम्योपैथिक जरूर लेना चाहिए, इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, और आपका बच्चा स्वस्थ और अच्छा हो सकता है। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।